बच्चों इसके पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे जो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए है, उनके धीरे धीरे पतन के फलस्वरूप भारत में जो नए नए साम्राज्य और नए नए जो राज्य हैं वो स्थापित हो रहे हैं, उन्हीं का अध्ययन हम भाग 2 के अंतर्गत करेंगे। नए नए जो राज्य हैं उनका उदय, भाग 2। देखें बच्चों, जो मुगल साम्राज्य का पतन है, इससे जो बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार हैं और जमींदार हैं उनकी शक्ति क्या हो गई, प्रबल हो गई। जो बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार है, प्रांतपति है, उनकी शक्ति में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसी के फलस्वरूप नए नए राज्यों का यहाँ पर उदय भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी के राज्यों की बात करें तो उसको 3 वर्गों के अंतर्गत बांट कर हम देख सकते हैं। मुगल प्रांत की बात करें सबसे पहले तो इसमें बड़े बड़े प्रांत शामिल किए जाएंगे, लाइक अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये शासक अत्यधिक शक्तिशाली है क्योंकि ये प्रांत भी अत्यधिक विशाल क्षेत्र पर अपना क्षेत्र कायम किए हुए है। मुगलों से इनका औपचारिक संबंध अभी भी है, इन्होंने मुगलों से संबंध किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो वो है वतन जागीरें। तो पुराने शासनकाल की जो वतन जागीरें हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है और मुगलों से ये काफ़ी हद तक क्या थी, स्वतंत्र अवस्था में थी। तीसरे प्रकार के राज्यों की बात करें तो ये क्या है, मुगलों ने इन पर आधिपत्य कर लिया लेकिन ये पुनः क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इनमें मराठाओं को शामिल किया जा सकता है, सिख है और जाट के जो राज्य हैं इनको शामिल किया जा सकता है, जो मुगलों से क्या हो गए, संघर्ष के द्वारा पुनः स्वतंत्र हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे जो अवध, बंगाल और हैदराबाद है, ये किस प्रकार से बड़े राज्य स्वतंत्र अवस्था में स्थापित होते हैं। पुराने मुगल प्रांत की बात करें तो उच्च जो अभिजात हैं इनके द्वारा जिन राज्यों का उद्भव हुआ उनमें अवध, बंगाल और हैदराबाद के राज्य स्थित थे। और इनके राज्यों के संस्थापकों की बात करें तो अवध के हैं सादत खान, मुर्शिद कुलीन खान बंगाल के, और हैदराबाद के हैं आसफ जाह। ये हैं इन राज्यों के संस्थापक और इनके आगे लिखा हुआ है इनके जात का जो पद है वो। अब जात की संख्या जितनी ज़्यादा होगी मुगल दरबार में उसका सम्मान और उसकी इज्जत और उसकी जो शक्ति है वो उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुर्शिद कुली खां और आसफ जाह की शक्ति क्या है, बराबर है। वहीं सादत खान की शक्ति इनकी तुलना में क्या है, थोड़ी कम है क्योंकि उनकी जात की संख्या भी क्या है बच्चों, कम है। हैदराबाद राज्य की बात करें तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह इस राज्य के क्या हैं, संस्थापक हैं। वहीं मुगल बादशाह हैं जो फर्रुखशियर है, इनके द्वारा दरबार के इस शक्तिशाली सदस्य को जो अवध राज्य है इसकी सूबेदारी सौंपने के बाद में दक्कन का कार्यभार भी दे दिया जाता है। आसफ जाह के द्वारा बच्चों उत्तरी भारत के क्षेत्र से कुशल सैनिकों को, प्रशासकों को और जो मनसबदार है उनको ले जा करके दक्कन वाले क्षेत्र में नियुक्त कर दिया जाता है और इससे ये क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। मुगल शासकों के द्वारा इनके कार्यों में हस्तक्षेप भी न के बराबर किया जाता था, ये काफ़ी हद तक क्या थे, स्वतंत्र थे। हैदराबाद पश्चिम की ओर से मराठों के विरुद्ध हमेशा युद्ध में लगा रहता था। वहीं बात करें तो तेलुगु सेनानायक भी मराठों के साथ साथ में हैदराबाद को क्या देते थे, चुनौती देते थे। पूर्व दिशा में आसफ जाह कोरोमंडल तट पर जो वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है उन पर नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन जो ब्रिटिश शक्ति है वो आसफ जाह को ऐसा करने से रोक देती है। तो ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये है भारत का पूर्वी तट का क्षेत्र है और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र के जो वस्त्र उत्पादक केंद्र है वहाँ पर आसफ जाह अपना कब्जा कायम करने की सोच रहे हैं, जिन पर ब्रिटिश ने क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। अब जो हैदराबाद का शासक वर्ग है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह विशेष शब्द है निजाम। अर्थात निजाम से तात्पर्य जो हैदराबाद के शासक वर्ग है उनके लिए प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द है। निजाम के पास में 400 हाथियों की सवारी है, उसके आसपास हजारों घुड़सवार रहते हैं और एक अत्यंत कुशल और सजे हुए सवार, और इनका सांकेतिक वेतन भी 100 रुपये से अधिक है। ये निजाम की फौज की क्या बता रहे हैं, व्याख्या बता रहे हैं। अवध राज्य की बात की जाए तो 1722 में बुरहान उल मुल्क सादत खान, ये सादत खान का क्या है, पूरा नाम है, और ये अवध के सूबेदार नियुक्त होते हैं 1722 में। गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर क्या है बच्चों, ये अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, उपजाऊ होगा।
और समृद्धिशाली राज्य था। उत्तरी भारत और बंगाल के मध्य में जो व्यापार के मुख्य मार्ग होते थे वो भी इस अवध वाले क्षेत्र से होकर गुजरते थे, इसलिए व्यापारिक दृष्टि से भी अवध जो क्षेत्र है उसका अत्यधिक महत्व हमें देखने को मिलता है। सादत खान ने अवध से मुगल प्रभाव कम करने के लिए धीरे धीरे क्या करेंगे, मुगलों के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है उनकी संख्या में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे और जागीरों का आकार भी घटा देंगे, जिससे जागीरें क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जो इनके निष्ठावान सेवक है उनको इन जागीरों पर क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। अवध का क्षेत्र राजस्व का जो पुनर्निर्धारण है इसके लिए भी जाना जाता है। सादत खान के द्वारा अवध का राजस्व का जो क्षेत्र है उसका पूरी तरीके से पुनर्निर्धारण किया जाता है और राजस्व की जो प्रणाली है उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। अनेकों राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के जो अफगान हैं उनकी उपजाऊ कृषि भूमियों को भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। इससे इनका राज्य का विस्तार भी अधिक हो गया और जो राजस्व है वो भी इनको अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगता है। राज्य के लिए जो ऋण का स्रोत है उसके लिए कार्य स्थानीय जो सेठ, साहूकार और महाजन है इनके द्वारा किया जाता है। और राजस्व वसूली का ठेका, यहाँ पर एक नई प्रणाली हमें देखने को मिलेगी बच्चों। जो राजस्व वसूल करने की प्रणाली है इसमें क्या होगा, जो सबसे अधिक ऊंची बोली लगाएगा राजस्व एकत्रित करने की, राजस्व वसूलने का ठेका उसी व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे किसान वर्ग का अत्यधिक शोषण होने लगेगा। परिणाम स्वरूप साहूकार और महाजन जैसे जो नए नए सामाजिक समूह और राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावित करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अवध क्षेत्र है यहाँ पर राजस्व का भी पुनर्निर्धारण हो रहा है और अधिकारी जो मुगल हैं उनकी संख्या में कमी करके स्थानीय जो सूबेदार और मनसबदार है उनकी नियुक्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। बंगाल राज्य की बात करें तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से ये धीरे धीरे क्या होता है, मुक्त होता है बंगाल राज्य। बंगाल के नवाब के रूप में जो मुर्शिद कुली खां नियुक्त होते हैं उनके राजस्व प्रशासन को भी इन्होंने नियंत्रण में ले लिया। मुगल प्रभाव में ये भी धीरे धीरे कमी करेंगे, इसलिए बड़े पैमाने पर क्या करेंगे, ये भी अवध राज्य की तरह राजस्व का पुनर्निर्धारण करेंगे। सभी जमींदारों से कठोरता पूर्वक राजस्व नगद वसूल किया जाता था और राजस्व नहीं चुका पाने की स्थिति में क्या होगा, जो जमीन है वो जमींदारों को बेचनी पड़ती थी मजबूरन होके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बंगाल में भी अवध राज्य की तरह बच्चों क्या देखने को मिल रहा है कि जो राजस्व प्रणाली है उसमें धीरे धीरे क्या है, पुनर्निर्धारण इनके द्वारा किया जा रहा है। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आता है और जमींदार और जो राज्य वर्ग है उनमें घनिष्ठ संबंध यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसी घनिष्ठता का एक उदाहरण है जगत सेठ का साहूकार घराना। अब बच्चों ये तो हमने बात की कि जो अवध है, बंगाल है और हैदराबाद ये राज्य है किस तरीके से यहाँ पर स्थापित होते हैं स्वतंत्र अवस्था में और यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन इनके संस्थापकों और यहाँ के शासकों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन इन तीनों ही राज्यों में बात की जाए जो सामान्य विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलेगी तीनों में, तो उनकी बात करें तो ये बड़े बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित हुए थे। सभी में ये क्या है, कॉमन बात है। लेकिन ये अभिजात जागीरदारी और प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यंत ही क्या देखते थे, संदेह की दृष्टि से देखते थे। ये तीनों के तीनों अभिजात वर्ग, उनके कर प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो भी क्या होते थे, मुगलों से भिन्न होते थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहते थे, ये इजारेदारों को ठेके पर दे देते थे राजस्व एकत्रित करना या कर एकत्रित करना। इससे इन राज्यों में राज्य और जो धनी महाजन और वणिक वर्ग है उनके बीच में अत्यंत गाढ़े संबंध स्थापित होने लगे और इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साहूकारों और महाजनों की हिस्सेदारी या फिर बात करें कि जो इनकी प्रभावशालिता है वो बढ़ती हुई देखने को मिलती है। ये अलीवर्दी खान का दरबार इस चित्र में दिखाया गया है और अलीवर्दी खान नवाब हैं अवध राज्य के, ये आप ध्यान में रखें बच्चों। तो बच्चों इस भाग में हमने देखा कि जो मुगलों के पतन के फलस्वरूप जो बड़े बड़े राज्य हैं लाइक अवध है, हैदराबाद और बंगाल, इनका उदय किस तरीके से होता है और यहाँ पर कौन कौन सी नई प्रणालियाँ राजस्व के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इस भाग में यहीं तक बात करेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे बच्चों जो राजपूतों की वतन जागीरी है उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।